नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन खुलासा एकदम हालिया है, हाल फिलहाल का है। आज का वाकया एक ब्लाइंड मर्डर है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला देवरिया। देवरिया जिले में भलुअनी एक थाना है और 30 सितंबर 2023 को वहां के गांव बरौली करायल शुक्ल मार्ग पर जोगिया तिराहा नहर पुल है। रूट का नाम आपको बताया, करायल शुक्ल मार्ग, और जोगिया तिराहा एक नहर पुल है। उसके पास के एक खेत में एक लाल रंग की बड़ी अटैची पड़ी हुई मिली। अटैची शायद थोड़ा दूर से या थोड़ा ऊपर से फेंकी गई थी, तो गिरने के साथ ही उसकी चेन का हिस्सा टूट गया था, फट गया था या अलग हो गया था। उसके भीतर से रजाई गद्दे की शक्ल के वस्त्र दिखाई दे रहे थे। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने उसको देखने की कोशिश की। जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकाला, उसमें एक महिला का आधा शरीर एक गद्दे में लिपटा हुआ बाहर निकला। डर के सब भाग गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई। उस अटैची को, जो खेत में पड़े होने की वजह से काफी ऊपर से धूल धूसरित हो गई थी, उसमें से एक महिला के 2 टुकड़ों में बटे हुए शव को बरामद किया। एक गद्दे में लिपटा हुआ, एक रजाई में लिपटा हुआ, और उसको खूब प्रेस करके, खूब दबा के उस ब्रीफ केस में, उस सूट केस में बंद किया गया था। बड़ा ब्रीफ केस, आप समझ सकते हैं कि जो दूर ट्रेवल करने वाले लोग थोड़ा सा बड़े साइज का एक चौड़ा सा ब्रीफ केस इस्तेमाल करते हैं, ये उसी तरह का ब्रीफ केस था। अखबारों में खबर निकली। पुलिस ने दोनों हिस्सों को इकट्ठा किया, पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में भी वही आया जो एक्सपेक्टेड था। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। गले पर भी कुछ दबाव के या स्ट्रेंगुलेशन के निशान थे। उसका भी जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। पुलिस के सामने पहली बड़ी चुनौती थी महिला के पहचान की, कि ये महिला कौन है, क्या नाम है, कहां की है। 2-3 दिन तक जब कोई इस सूचना के साथ थाने पर नहीं आया, तो फिर पुलिस ने उस एसओपी को फॉलो करने के लिए पोस्टर छपवाए, इश्तहार छपवाए, और इसकी फोटो, जो साफ सुथरी फोटो एक करके, जिसमें चेहरा कम से कम पहचानने लायक रहे, सब जगह लगवाया। लेकिन फिर भी कोई सूचना नहीं मिली। पुलिस परेशान थी, और इसी बीच में जब 1 महीने गुजर गए, तो वहां के एसपी देवरिया संकल्प शर्मा, यंग अफसर है, बहुत एनर्जेटिक अफसर है, ईमानदार अफसर है, मेरे साथ बहुत लंबे समय तक तैनात रहा है। ऑर्डरली रूम की एक प्रोसेस मैंने बताई थी कि एडिशनल एसपी भी अलग ऑर्डरली रूम करते हैं, सर्किल ऑफिसर भी अलग ऑर्डरली रूम करता है, और महीने में या 2 महीने में एक आध बार किसी पर्टिकुलर जगह की, जहाँ पे क्राइम कम सॉल्व हुए हों या जहाँ क्राइम की बहुतायत हो, जहाँ एक पर्टिकुलर क्राइम ज़्यादा होता हो, उस थाने का या उस सर्किल का ऑर्डरली रूम एसपी भी करते हैं। ऑर्डरली रूम का मतलब ये है कि जितने भी उस थाने या उस सर्किल के सब इंस्पेक्टर यानी विवेचक हैं,
उनके पास कुल कितनी विवेचनाएं हैं, कब मिली हैं, अब तक क्या कार्रवाई की है, डिस्पोजल की रफ्तार कितनी है, जिन मुकदमों में अभी तक विवेचना आगे नहीं बढ़ी है उनका क्या कारण है, और अगर कारण समझ में आने वाला है तो उसका समाधान क्या है। और अगर ऐसा लगता है कि ये विवेचना लापरवाही पूर्ण की गई है तो मौके पर ही यानी उसी दिन, ऑर्डरली रूम के ही दिन, उसको सजा भी दी जाती है। आईओ को दंड स्वरूप या तो पुलिस लाइन भेज देंगे या सस्पेंड कर देंगे या उसकी विभागीय जांच करेंगे। जिस तरह की गलती या जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह की ढिलाई या जिस तरह की कमी उसकी विवेचना में पाई जाती है। शॉर्ट में इसे इसीलिए ओआर कहते हैं, ऑर्डरली रूम कहते हैं। और ये थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंसी पे सभी अधिकारी करते हैं ताकि विवेचनाओं का निस्तारण सही समय पर हो सके। आप समझ ही रहे हैं, पुलिस पर यह बड़ा भारी आरोप है कि साहब मुकदमा लिख लिया लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं है। मर्डर के मुकदमे का भी कोई पुरसा हाल नहीं है कि साहब मुकदमा लिख लिया, पुलिस 2 बार आई और उसके बाद से न तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, न ही उनके यहाँ दबिश यानी रेप पड़ी, न उनको ढूंढने की कोई कोशिश की गई। ये सब इसीलिए क्योंकि सुपरविजन जब केसेस का कमज़ोर होगा तो पुलिस के पास ये इस तरह के जो उनके असाइंड वर्क हैं उनसे 5 गुना ज़्यादा दूसरे काम भी रहते हैं, कुछ अपने वाले कुछ गैरों वाले। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। ज़माने से, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी आईओएस को अपनी लिमिट में रहने के लिए या आईओएस को उनकी जिम्मेदारी समझाने के लिए या आईओएस से पर अनुशासन के लिए कि वो समय पर मुकदमों का डिस्पोजल करें, ये ऑर्डरली रूम किए जाते हैं। संकल्प शर्मा ने ऐसा ही एक ऑर्डरली रूम भलुअनी थाने में किया। घटना के कोई 1 महीने बाद बात निकल कर आई कि साहब एक मर्डर का मुकदमा, एक हत्या का मुकदमा पेंडिंग है। कारण पूछा गया क्यों पेंडिंग है, तो ये कहा गया साहब मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिर पूछा गया शिनाख्त के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई, तो ये हुआ कि साहब ये पोस्टर छपा, ये अखबार में निकला, ये उसकी कटिंग केस डायरी में लगाई गई, मुखबिरों को दौड़ाया गया, गांव प्रधानों से संपर्क किया गया, ग्राम प्रधानों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास हैं उनमें फोटोग्राफ भेजी गई। लेकिन इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। एसपी साहब ने कहा कि मौके पर जहां ये लाश मिली थी, जहां ये अटैची मिली थी, वहां के आसपास कोई ऐसी चीज जो आपको लीड दे सकती हो, जो जिन कपड़ों में वो लिपटी हुई थी उसको देखिए, कहीं अगर वो धुलने के लिए गई थी, कहीं वो प्रेस होने के लिए गई थी, कोई उस पर स्टिकर मिला हो। अगल बगल अगले बगले झांकने लगे आईओ और इंस्पेक्टर भी। उन्होंने कहा ठीक है, ऑर्डरली रूम समाप्त होने के बाद आप वो कपड़े और वो अटैची ये जहां कहीं हो उसको ले आइए। अपने एडिशनल एसपी से भी कहा और सर्किल ऑफिसर से कि हम लोग मिल के ढूंढते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला को एक जगह मारकर दूसरी जगह लाकर फेंका गया, वो भी एक ब्रीफ केस में, कपड़े भी घर के उसके साथ में थे, तो कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। ऑर्डरली रूम खत्म होने के बाद आईओ ने और इंस्पेक्टर ने वो सामान बाहर निकाला और हालांकि ये सब मौके पर सील किया जाता है, जो बरामद चीजें हैं, लिखा पढ़ी की बात तो यही है, लेकिन चूंकि सील सब इंस्पेक्टर की ही होती है जो पंचायतनामा भरने के लिए जाता है, तो सामान्य रूप से कभी कभी अगर फिर से किसी जानकारी की ज़रूरत होती है तो वही आईओ दूसरी सील भी उसमें उसी तरह की जो उस समय सील किया गया था वो लगा देता है, लेकिन गस्टेड ऑफिसर की मौजूदगी में।
सर्किल ऑफिसर या एडिशनल एसपी की मौजूदगी में। हालांकि ये विधि सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी केस के इंटरेस्ट में ये प्रैक्टिस लोग करते हैं। बहरहाल उसे खोला गया, निकाला गया टॉर्च से, जो हेड वो होती है, बीम वाली लाइट होती है, आजकल सभी थानों में सप्लाई की जाती है, रात में गश्त के समय काम आती है। उसके सहारे उसको ढूंढा गया, ढूंढने की कोशिश की गई। कपड़ों में, रजाई में जो खून आलूदा थे उसमें भी, कि शायद कुछ मार्किंग कहीं पर मिल जाए। काफी प्रयास के बाद जो भीतर का अस्तर होता है, एक भीतर कपड़ा सा लगा होता है ऐसी ब्रीफ केसेस में, उसमें एक चिप्पी सी, उसमें मुड़ी तुड़ी सी एक चिप्पी उसमें चिपकी हुई दिखाई दी। उसको बाहर निकाला गया, देखा गया तो वो फ्लिपकार्ट की एक चिप थी। फ्लिपकार्ट से जो भी सामान आपके यहाँ डिलीवर होने आता है, उस सामान में ऊपर एक पेस्ट किया हुआ, ऑलरेडी गम पेस्टेड एक छोटी सी स्लिप होती है। आपके यहाँ आया है तो आपका नाम, जिसने भेजा है उसका नाम, किस सेंटर से आया है उसका नाम, और जो उसमें आईडी या जो नंबर उसको अलॉटेड था फ्लिपकार्ट से, वो डिटेल उसमें लिखी होती है। सब टाइप होती है, कंप्यूटर से टाइप होती है। उसको निकाला गया, सीधा किया गया, पढ़ने की कोशिश की गई, छोटे अक्षरों में होती है। तो ये निकल कर आया कि ये किसी प्रियंका सिंह नाम के, खुशबू सिंह नाम की लड़की को भेजा गया था। उसमें जो पता लिखा हुआ था वो भी ढूंढा गया। मौके पर जो पता लिखा हुआ था, जिस पते पे ये डिलीवर हुई थी, जो भी सामान था फ्लिपकार्ट से जो कुछ भी आया था, उसकी वो स्लिप मात्र थी। जैसे आप देखते हैं किसी किसी के टैची में बार बार वो जो एयर ट्रेवल करते हैं तो एयर जो सर्विस है उसकी स्लिप्स चिपकी हुई होती हैं, टिकट्स उसकी चिपकी हुई होती हैं। कभी कभी आप उसको न निकालिए तो वो मुड़ी तुड़ी उसी में पड़ी होती हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंट एयर ट्रेवल करने वालों की सामान में बहुत ढेर सारी स्लिप्स ऐसी चिपकी हुई होती हैं। तो उस तरह की एक छोटी स्लिप भीतर की तरफ, उस अटैची की भीतर की तरफ नीचे वाले अस्तर के पास चिपकी हुई थी। लापरवाही पुलिस वालों की थी। उसको देखा गया तो वो जहां ये महिला रहती थी, जिस पते पर ये डिलीवर हुआ था, वहां पूछा गया तो धीरे धीरे पुलिस पहुंचते पहुंचे एक हफ्ते में पहुंच गई कि वो खुशबू सिंह है। इसके पिता का नाम रमेश सिंह था। वो पैना, थाना बरहज का गांव पैना है और देवरिया का ही वहां की रहने वाली है। शहर में कहीं पर किसी किराए के मकान पे रहती थी। वहीं की एड्रेस की वो फ्लिपकार्ट स्लिप थी। बहरहाल पुलिस ने वहां पूछना शुरू किया तो पता लगा कि साहब ये कई महीनों से गायब है। इसके घर वाले परेशान हुए और थक हार कर वो घर बैठ गए। परेशान बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हुए कि उसने घर से कोई संबंध नहीं रखा था। फिर धीरे धीरे उसकी हिस्ट्री तलाशी जाने लगी तो ये पता लगा कि पहले उसने किसी से अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली थी और बाद में उससे तलाक हो गया। तलाक के बाद वो किसी दूसरे लड़के या आदमी के साथ रह रही थी। धीरे धीरे पता करते 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 पुलिस एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, तीसरी कड़ी से चौथी कड़ी, और वो पहुंच गई मुन्ना कुमार निषाद, सन ऑफ स्वर्गीय जवाहिर निषाद, निवासी पैना यानी उसी गांव की, थाना बरहज, जिला देवरिया। लास्ट सीन लोकेशन जिसे कहते हैं कि अंतिम बार वो इसी के साथ देखी गई थी। पुलिस ने जाल फैलाया, अपना पता किया, क्योंकि पुलिस की मूवमेंट के बाद मुन्ना निषाद को लगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, फरार हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका मोबाइल नंबर, फिर उसकी सीडीआर, फिर उसकी लोकेशन, फिर उसका नया सेट, फिर उसका नया सिम, ये सब पता करते करते पुलिस ने उसको, हालांकि इस पूरे काम में लगभग 3 महीने लग गए और
13 दिसंबर 2023 को मुन्ना निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछा गया कि आखिरकार क्या माजरा था, ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुमने इसको मारा। उसने बताया कि ये मेरे गांव की रहने वाली थी, बहुत तेज, और एक शब्द जो उसने इस्तेमाल किया, बहुत चटक लड़की थी। 2016 में इसने किसी से कोर्ट मैरिज कर ली और उसी के साथ किसी दूसरे शहर में रहने लगी। इसी बीच टेलीफोन से मेरा उससे संपर्क हो गया, क्योंकि गांव की थी और मैं दुबई में उस समय रहता था। उसकी आदतें, उसकी पसंद नापसंद, ये धीरे धीरे बातचीत करते करते हमारी समझ में आ गई। समय समय पर मैं उसको सामान भिजवाने लगा। फिर ये भी पता लगा कि पति से इसके संबंध खराब हो रहे हैं। मैंने ये बताया कि ऐसे व्यक्ति से जिससे संबंध खराब हों, उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। तो 2022 में मार्च में उसने उस व्यक्ति से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद जब मुझे पता लगा कि उसने तलाक ले लिया है, तो मैं वापस अपने वतन, अपने घर आ गया और उससे कहा कि ठीक है, वो उससे तलाक हो गया है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। दिसंबर 2022 में हम दोनों गोरखपुर आ गए और गोरखपुर आकर किराए का एक मकान लिया और वो दिसंबर 22 से मेरे साथ रहने लगी। मैंने बताया, चटक थी, शौकीन थी, खर्चीली थी और मैं ये सारे खर्चे उसके पूरा करता रहा। इसी दरमियान बात मार्च से वो मेरे साथ, दिसंबर 22 से मेरे साथ है। ये फरवरी मार्च में उसने एक दिन बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मुन्ना निषाद का कहना है कि मैंने उससे कहा कि फौरन डॉक्टर के पास चलो, इसकी MTP करा दो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इस बच्चे को नष्ट करवा दो, क्योंकि अभी ये हम लोगों के लिए ये उचित नहीं है कि बिना शादी किए ये बच्चा तुमको हो जाए या तुम गर्भवती रहो। लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। खुशबू ने कहा कि ना, सवाल ही नहीं है, मैं अपने पहले बच्चे को इस तरह खराब नहीं कर सकती। इस बात को लेकर अगले 2 महीने में तकरार होती गई और संबंध बहुत खराब हो गए। अगस्त आते आते ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में कि अगर इसे रास्ते से नहीं हटाया गया तो बड़ी बदनामी होगी। 30 सितंबर 2023 की बात है। इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई घर में ही। कहा सुनी अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई, हाथापाई हुई और मैंने उसे 2 बार जोर से धक्का दिया, वो जमीन पर गिर पड़ी। दरवाजे का एक कोना उसके सिर पर लगा या सिर उस कोने से टकराया, वो बेहोश होकर गिर गई। मैं उसे घसीट के वॉशरूम में ले गया। उसका पहले गला दबाया। गला दबाकर जब मुझे इत्मीनान हो गया कि अब ये जिंदा नहीं है, तो उसे मैंने करीब 6-8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ताकि उसका खून जम जाए, यानी रिगर मॉर्टिस उसकी हो जाए। हालांकि इसमें 24 घंटे लगते हैं। इस बीच में घर में रखे मीट काटने वाले या बड़े चाकू से धीरे धीरे करके मैंने उसके शव के 2 हिस्से कर दिए। फिर उसे नल का पानी चलाकर छोड़ दिया। जब ये लगा कि अब इसका ब्लड आना, जो बुरी तरह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग जिसे कहते हैं आफ्टर ए कट मार्क, तो जब वो बंद हो गई
तो उसे बाहर निकालकर अच्छी तरह से एक हिस्सा गद्दे में और एक हिस्सा रजाई में लपेट दिया, और लपेटा इस तरह से कि उस लाल रंग के अपने सूटकेस को खाली करके उसे देख लिया कि कैसे रखने पर ये बहुत ज़्यादा खराब, ये बहुत ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि कोई और चीज़ इसके भीतर है। लपेटने के बाद उस ब्रीफ केस पर बैठकर किसी तरह दबाव करके उसके चेन को बंद किया। बाकी और सामान जो घर में था उसको बोरी में और बाकी चीज़ों में रख दिया। मकान मालिक के पास गया कि हम लोगों को दूसरा अच्छा मकान मिल गया है, अपना हिसाब करिए, हम मकान छोड़कर जा रहे हैं। शाम के समय वो अपना ब्रीफ केस और बाकी सामान ऑटो मंगाया, उस पर डाला और वहां से निकल गया। घर अपने पैना जाते समय उस शव को उसने नहर के किनारे रास्ते में घने खेत में फेंक दिया, और फिर आगे गोरखपुर से आते वक्त रास्ते में बोहाबार पुल से राप्ती नदी में वो चाकू, लड़की का आधार कार्ड, लड़की के शरीर से उतारे गए जेवर, ये सब फेंक दिए ताकि कोई निशानी, कोई सबूत न मिल सके और इसकी पहचान न हो सके, ताकि पुलिस हम तक पहुंचे। बहरहाल फ्लिपकार्ट की उस छोटी सी चिट, छोटी सी रसीद या एड्रेस की स्लिप जो फ्लिपकार्ट का जो सामान आता है उस पर चिपकी हुई होती है, उससे पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस ने मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। संकल्प शर्मा ने, एसपी देवरिया ने 3 महीने लग के एक अज्ञात, एक ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करने के लिए पुलिस वाले जो मृत्युंजय सिंह इंस्पेक्टर भलुवनी थे और सब इंस्पेक्टर सादिक परवेज जो एसओजी के प्रभारी थे, और उनकी टीम को 50,000 रुपए का इनाम आईजी जोन गोरखपुर से रिकमेंड कराकर दिलवा दिया। गिरफ्तार किया गया उसको, मुन्ना निषाद को, और उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर लिव इन में रह रही एक लड़की जान से मारी गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने आपको इतने किस्से लिव इन, एक सीरीज भी एक बार मैंने लिव इन रिलेशन पे, जब ये श्रद्धा वालकर और उसका प्रकरण सामने आया था, उसके बाद मैंने एक सीरीज लिव इन रिलेशन में लड़कियों के मारे जाने की घटनाओं की सुनाई थी। चलिए, ये तो जो मुझे जानकारी थी मैंने सुना दी, लेकिन जहां ये घटना हुई है या किसी भी शहर में, वहां के टोला पड़ोस में, गली मोहल्ले में और आसपास इस तरह की घटनाएं गाहे बगाहे घट रही हैं, जिसमें लिव इन रिलेशन में लड़कियों की जान चली जाती है। इतना सब होने के बाद भी लड़कियां न मानने को तैयार हैं, न सुनने को तैयार हैं। लड़कियों की छोटी मोटी जरूरत जो पूरा करने लगे उसको वो मसीहा मान लेती हैं, और लड़की बस ये कह दे उससे कि बहुत दिन हो गया ऐसे रहते हुए, अब शादी कर लो, बस आप समझिए उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई। क्योंकि जो उसकी छोटी मोटी ज़रूरत पूरी करके और अपना मन बहला रहा था, उसे मन ही बहलाना था, टाइम पास ही करना था। वो कभी वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरे गले पड़ जाएगी, या वो गले में बांध के उसे घूमने को कतई तैयार नहीं है, आप माने या न माने। अगर उसने एक बार कह दिया कि भाई अब तो 6 महीने हो गए, अब तो 8 महीने हो गए, अब तो 2 साल से रह रहे हैं, अब शादी कर लो, तो बस उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई। यही आज के वाकये में भी हुआ। लड़की ने जैसे ही बताया कि वो गर्भवती है, बस उसी दिन से उसकी
उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले ये कराओ, वो कराओ, मना करने के बाद नहीं ये कराओ, जबरदस्ती की बातें। जब उसने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो खुशबू ये सोच रही थी कि अगर मैंने एमटीपी करा ली तो इस पर कोई दबाव नहीं रहेगा मुन्ना निषाद पे, वरना ये बदनामी के डर से, बदनामी होगी इससे, ये शादी कर लेगा। और अगर हमने एमटीपी करा ली तो फिर ये पता नहीं कब शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो दोनों तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक्स चल रही थी। वो दबाव बना रहा था कि तुम इस बच्चे को नष्ट करो, और वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं कराऊंगी ऐसा, क्योंकि लड़का तो बस टाइम पास पार्टनर चाहता था, टाइम पास उसका एंटरटेनमेंट होता रहे। और उसने भी ये नहीं सोचा था कि ये इस तरह की सूचना देकर मेरे गले पड़ जाएगी। उसने फिर जब ये देखा कि बिल्कुल गले ही पड़ रही है, तो उस बेचारे गर्भस्थ शिशु के साथ साथ खुशबू के भी 2 टुकड़े कर दिए, सारे सबूत हटा दिए। कोई सबूत ऐसा नहीं छोड़ा जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाए। लेकिन फ्लिपकार्ट की एक रसीद वो उसके लिए काल बनकर सामने आ गई, और पुलिस पहुंच ही गई, दबोच ही लिया, जेल के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। और आप समझ सकते हैं कि अगर गर्भस्थ शिशु का डीएनए कराया गया होगा, अगर पुलिस ने ये चूक नहीं की होगी और पोस्टमार्टम के समय उसका डीएनए सैंपल रख लिया होगा, तो ट्रायल में सजा होने से कोई रोक नहीं सकता। वही जो अमरमणि के केस में हुआ था। केवल एक डीएनए टेस्ट गर्भस्थ शिशु का, और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं बच सके। अगर नहीं हुआ है तो ये चूक है पुलिस की, और अगर कराया है तो मुन्ना निषाद को हर हाल में सजा मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार यही कहता हूं जब ये लिव इन रिलेशंस में हत्या की बात होती है कि ऐसे रिश्तों को, ऐसे रिलेशंस को बहुत लंबा मत खींचिए, कतई लंबा मत खींचिए। अधिकतम 6 महीने में ऐसे रिश्तों का हला भला कर दीजिए, वरना कहीं टुकड़ों में, कहीं कटी हुई और कहीं ब्रीफ केस में ठुसी हुई ही आप मिलेंगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।